जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। ये पार्ट 2 है हमारा प्रीवियस ईयर जो सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया गया है, और जो ज्योग्राफी का है पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट आपको अलग से बना दिया गया है। कृपया करके उसको कंप्लीट करें, और जिस बारीकी से उसको आपके लिए बनाया गया है उसी बारीकी से आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हम फिर से आपको रिमाइंड करते हैं, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर हो सकता है कि आपको कम लगे, ठीक है, हमारा व्यूज हो सकता है कि आपको कम लगे, बट मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जो भी कंटेंट अगर ड्रीम डोज के द्वारा दिया जा रहा है वहां से डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम चीजों को एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे बोलते हैं। ठीक है, और हर एक वीडियो आपको बहुत लाभान्वित करेगा। दैट मीन्स आपके लिए हर एक वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपसे कैसे जुड़ना है, ठीक है, हमेशा नीचे में कमेंट देखता हूं। देखिए, इसके लिए सिंपल सा फंडा है। अगर आपको बिहार दरोगा निकालना है, नीचे लिंक है, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, नंबर आप सेव करके रख लीजिएगा। हर दिन 2 से 3 क्वेश्चंस डलता है, प्लस जितने भी सिलेक्टेड 1275 जो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन रहा है, रेट जो रहा है वो ड्रीम डोज का रहा है, तो उनका मैं कंटिन्यूअस, ठीक है, उनका पोस्ट में डालते रहता हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहो एकदम, क्योंकि ये जर्नी में आपको मोटिवेटेड रहना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो नीचे है, बाकी आपको जुड़ना है। श्योर सिलेक्शन जो बैच है, ठीक है, उसका भी आप लिंक पे जाओगे, आप जुड़ जाओगे, बट नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा ताकि आपको स्टेटस के क्वेश्चन सब दिखे। ज्योग्राफी पूरा पढ़ाया गया है, और भी जो वीडियोस बचे वो हम करवा देंगे। और मैं आपको इंश्योर करता हूं पूरे यूट्यूब पे स्पेशली दरोगा के लिए इस तरीके से इतना मेहनत किसी ने नहीं किया है जितना हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के आपको ज्योग्राफी का किया है। आप ये अनबीटेबल कंटेंट है, आप जाके देखिए, उसको आपको अपना बना लेना है। और एक बात मैं फिर से लास्ट में बस यही कहूंगा कि ये जो चैनल है आप लोगों के सपोर्ट से चल रहा है। आप चीजों को शेयर करोगे तभी लोगों को पता चलेगा, नहीं तो जितने भी, ठीक है, जो न्यू टीचर है वो आगे नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आज का जो समय है ये सच्चाई है, आप देख लो, ठीक है, कि अगर कोई भी टीचर बहुत नॉलेजेबल भी है, अगर आगे वो पढ़ाता है, ठीक है, तो लोग उसको उतना नहीं देखते। बट जो पीआर हो गया, देयर लॉट्स ऑफ थिंग, अब जो यूट्यूब है उस तरीके से यूट्यूब रह नहीं गया। बाकी आप खुद समझदार हो, जो भी नया टीचर है उनको आप सपोर्ट करें ताकि आपको एक मोनोपोली क्रिएट ना हो। देखिए, क्वालिटी कब निकल के आए, आप खुद बताओ, किसी भी चीज में क्वालिटी कब निकल के आता है? जब चीजों में कंपटीशन होता है। जब 1 या 2 टीचर रहेंगे आप कभी क्वालिटी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जितने भी नए टीचर है, कुछ अच्छा देना अगर आपको चाह रहे हैं तो उनका वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, बाकी ड्रीम डोज आपके साथ है, इस लेवल पे कोई कंटेंट है ही नहीं और ना ही कोई बीट कर सकता है। स्टार्ट करते हैं, चलिए पेन पेपर लेके बैठिएगा। और जो आज जो हम लोग बेसिकली करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आपका मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, और पूरी तरीके से बाइलिंगुअल करेंगे ताकि जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाइलिंगुअल करेंगे और हर एक एग्जाम में आपका काम आएगा। बट जो भी क्वेश्चंस रहेगा ये बिहार दरोगा से रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्पेशली जो आपको मेटल से जो है क्वेश्चन, जो क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि केमिस्ट्री का मेटल वाला चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे साथ फुल बैच में जुड़े हुए हैं उनको हमने पढ़ा दिया है, आपके लिए इजी होगा, जस्ट लाइक ए केक वॉक। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है आपके इसमें। अब ये जो क्वेश्चन है ये कितनी बार रिपीट हुआ है मैं बता देता हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहां से यही टॉपिक से आपको एक्साइज में क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में अभी इसी टॉपिक से आपको पूछा गया था, आप ईएसआई का मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, इसी टॉपिक से एक बार दरोगा में क्वेश्चंस पूछा गया था। अब ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। तो 3 बार ऑलरेडी ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। केमिस्ट्री से जितने भी पूछे जाते हैं जो मैं बता दूंगा बस वो पढ़ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, ये एक्साइज मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे कि जो आपका रस्टिंग प्रोसेस होता है, जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें किसका कौन जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, मतलब अपचयन। ठीक है, कौन जो है ऐसे अपचयक के रूप में काम करता है, कौन जो है ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है किसी चीज का ऑक्सीडेशन होना, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। किसी चीज का रिडक्शन होना, उसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उसका अपचयन होना। ठीक है, तो यहां बोला है बेसिकली अपचायक, दैट मींस रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यहां ये पूछा है। तो ये आपका आयरन है, ऑक्सीजन O2 है, हाइड्रोजन है और H2 है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जब भी बात करूं आपका रस्टिंग का, तो इससे सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको इसका रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि रस्टिंग जो होता है, जंग जो है आखिर वो लगता कैसे, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रस्टिंग का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है, देखिए रस्टिंग जंग लगना, जंग लगना क्या होगा, मतलब क्या होगा, वहां आयरन होगा। अब यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी आप देखोगे। आयरन होता है, आयरन के साथ क्या होगा, हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। बट क्या हम लोग सिर्फ समझ के चलेगा, क्या हम लोग सिर्फ अगर लोहा बाहर छोड़ देते हैं, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, तो क्या अगर हम लोग लोहा बाहर छोड़ देते हैं
ठीक है। तो क्या डायरेक्टली इसमें आपका जंक लग जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि बहुत समय तक लोहा बाहर भी रहे तो इसमें जंक नहीं लगता है। बट अगर हवा में थोड़ा सा नमी आ जाए, हवा में क्या हो आपका नमी आ जाए तो क्या हो जाता है, इसमें जंक लग जाता है। मतलब वहां हवा में नमी मतलब वाटर का बात आ जाएगा, मतलब पानी आ जाएगा। तो जब भी आपका ये क्या है आपका, ये है आपका क्या, आयरन, लोहा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। अच्छे से याद रखना एक एक चीज, सिंबल से क्वेश्चंस पूछे गए मेंस में भी, ठीक है। तो सिंबल और इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर अच्छे से याद रखिएगा। तो जब आपका आयरन मतलब लोहा बाहर आपने छोड़ा, डेट मीन्स आपका वातावरण में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा। और अगर नमी आ जाए या बारिश हो जाए या आपका हल्का जो वातावरण में नमी आ जाएगा, डेट मीन्स आपका वाटर आ गया। तो इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें आपका जंग लग जाता है। और जंग का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्या, आपका जो आयरन होता है उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, यहां जो जंग लगने के बाद ये हो जाएगा Fe2O3, ये भी लिखा हो सकता है, या आपको Fe2O3 यहां डॉट मतलब मल्टीप्लाई XH2O। H2O क्या है, X क्या है, X मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, इतना वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब ये हो गया आपका जंग का फॉर्मूला या ये। तो जंग का पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको कि जंग का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे। तो पहला क्वेश्चन से आपको यही पूछा गया था एक्सरसाइज, ये ESI का मेंस में Fe2O3 डॉट XH2O। H2O क्यों मिला, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का अणु इससे अटैच्ड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो हमने लिखा है Fe+O2+H2O, ठीक है, ये जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये भी पूछा गया है, किसका रिडक्शन हो रहा है ये भी पूछा गया है, और कौन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ऑक्सीकरण एजेंट का काम करता है, और कौन सा यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, डेट मीन्स अपचयन का आपका एजेंट का काम करता है। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसका जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे Fe2O3। और याद रखिएगा FeO23 जो है ये किसका आयसक है, तो ये आयरन का ही आयसक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटाइट। तो अच्छे से याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हेमाटाइट का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Fe2O3। पहला क्वेश्चन, ये हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या है, FeO2। और ये क्या है हेमाटाइट, तो ये आयसक है, किसका आयसक है, आपका आयरन का, दैट मीन्स लोहा का ये आयसक है, आपको याद रखना है, ठीक है। Fe2O3 किसका फॉर्मूला, हेमाटाइट का, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो जंग मतलब रस्ट, तो जंग का फॉर्मूला आप बोलोगे Fe2O3.XH2O, ठीक है। यही से क्वेश्चन अभी दरोगा मेंस में पूछा गया था, जो कुदेरमुख का पहाड़ी है, हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप टीचर नहीं हो, ठीक है, आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, उसको क्या है, वो उसमें डीप में जाएगा और डीप आपको पढ़ाएगा। बट आप स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है, जहां जैसे कनेक्ट हो, ज्योग्राफी को हिस्ट्री से अगर करने सकते हो हिस्ट्री से कर दो, और ज्योग्राफी को तो साइंस से हमेशा ही करो। तो ज्योग्राफी में पूछा गया था कि कुदेरमुख का पहाड़ी कहाँ है, आपका कर्नाटक में है। तो कुदेरमुख का जो पहाड़ी है वो किस लिए फेमस है, तो लो आयसक के लिए, आयरन ओर्स के लिए फेमस है। तो यही है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हेमाटाइट जो है एक क्या है, एक लो आयसक है, आयरन ओर्स है आपका, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, तो ये कुदेरमुख का पहाड़ी में मिलता है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुदेरमुख, ठीक है। तो कुदेरमुख का जो पहाड़ी है, ठीक है, कुदेरमुख का जो पहाड़ी है जो कि कर्नाटक में है, किस लिए फेमस है, तो आपका मैग्नेटाइट के लिए या लो आयसक के लिए फेमस है। आपने यहां से ये चीज समझा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं जो मैं बताऊं, सबसे पहला आपको ये, मैं दूसरा आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ये जंग लग गया, तो ये क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि जंग जो ये लगता है तो इसका कलर क्या होता है, क्या होता है, कलर क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ये सेम क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये हम लोग यहाँ में लिख देता हूँ ताकि आपको फिर से सेकंड टाइम में आपको पूरा याद ही हो जाए, ठीक है। ये होता है आपका, ये होता है, इसका पूछा जाएगा कलर क्या होता है जंग का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप 4 जो लिखना चाहो, रेड ब्राउन, मतलब लाल भूरा कलर इसका होता है, ठीक है, लाल भूरा कलर होता है। नेक्स्ट, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो रस्टिंग का रिएक्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है, पूछेगा इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको याद रखना है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब पूछेगा किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको याद रखना है इसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है आपका आयरन का, और अपचयन जो हो रहा है ये किसका हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है, ये रखना है ऑक्सीजन का। इतना समझ में आया। इसके बाद पूछा जाता है कि कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीकरण एजेंट का काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीकरण एजेंट का काम करेगा। तो जिससे इसका रिडक्शन हुआ है ये खुद रिड्यूस हुआ है, खुद ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, दस में दूसरे को क्या किया होगा, ये ऑक्सीडाइज किया होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है यहाँ, तो आपको याद रखना है जो जिसका रिडक्शन होगा, जिसका अपचयन होगा, वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैं समझाता हूं इसको, आपको याद कैसे रखना है, सिंपल है। देखो, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका अपचयन होगा, जैसे यहां इसका अपचयन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। नेक्स्ट यहीं से आपको क्वेश्चंस बना था कि जो आपका रस्टिंग होता है, ठीक है, जो रस्टिंग है आपका, ठीक है, वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको याद रखना ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा है, रिडॉक्स, क्योंकि यहाँ अपचयन भी हो रहा है, उपाचयन भी हो रहा है। दैट मींस यहाँ आपका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, तो ये जो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपको याद रखना है। पूरा जो रिएक्शन है आपका यहां से यहां तक आप देख रहे हो, ये कैसा है, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आपका ऑक्सीडेशन भी हो और आपका रिडक्शन भी हो। ये चीज आपको समझ में आया। तो ये कैसा रिएक्शन है, आपका रिडॉक्स रिएक्शन। और मैंने एक चीज और करवाया था कि फोटोसिंथेसिस, उसका भी रिएक्शन से बहुत वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है। ठीक है, पढ़ने के लिए पूरा ग्रंथ है, ये मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूं। तो आपको इससे कनेक्ट मैंने करवाया था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो भी क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। उसमें भी क्या होता है, आपका अपचयन भी होता है, उपाचयन भी, दैट मींस उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो फिर से अगर हम लोग इसका बात करें कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि रस्टिंग प्रोसेस हो रहा है, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, अपचयक का काम करेगा। तो सिंपल है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो क्या हो रहा है, तो यहाँ जो आपका आयरन है क्या है, ये आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। और यही अगर पूछा जाता कि कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा, सिंपल है, खुद में क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, याद रहेगा। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, वो खुद में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। समझ में आई ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन का मतलब, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन का दो आपको टर्म याद रखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीकरण जो होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लूज होगा वो किसमें होगा, ऑक्सीडेशन में होगा। प्लस इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, या आपका क्या होगा, ध्यान से सुनिए, या आपका ऑक्सीजन का एटम का ऐड होगा। ठीक है, याद रखना कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, या उसमें आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीजन एटम का ऐड होता है और हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, आपका नेगेटिव में जाता है, मतलब हाइड्रोजन एटम निकलता है। ठीक है, याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन, अपचयन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अपचयन में हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, किसमें, आपका रिडक्शन में। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ऑक्सीजन को लूज करेगा। तो अगर वहां ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को वहां ऐड करेगा। अभी इतना याद रखिए कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और ऑक्सीजन एटम को लेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा और ऑक्सीजन एटम को हटाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। इतना आपको यहां से समझ में, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जंग का हमने पूरा का पूरा यहां इक्वेशन बताया, जंग का मैंने यहां फॉर्मूला बताया, जंग के बारे में मैंने आपको यह भी बताया कि इसका जो कलर होता है ये लाल भूरा होता है। प्लस मैंने आपको बताया जो ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन आपका आयरन का हो रहा है, रिडक्शन आपका ऑक्सीजन का हो रहा है। ठीक है, इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सब चीज मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा देता हूं थोड़ा यहाँ। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि जो अगर आपको जंग से बचाना है तो इसको लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है आपका गैल्वेनाइजेशन। तो आपको पूछा जाता है कि जंग रोधक, ठीक है, जंग रोधक अगर हमको लोहा बनाना है या स्टील बनाना है तो उसमें क्या किया जाएगा, तो जिंक का कोटिंग किया जाता है, जिंक का चदरा चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपको याद रखना है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, तो ये क्या है, जंग रोधक हमको लोहा बनाने के लिए या जंग रोधक अगर हमें स्टील बनाना है तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन करेंगे। ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, तो जिंक का Zn, जिंक का क्या करते हैं हम लोग, कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग या चादर चढ़ाते हैं लोहा और आपका, ठीक है, लोहा पे या आपका स्टील पे। यहां जिंक लिखा है, जिंक से क्वेश्चन पूछा गया था, याद करो क्या पूछा गया था, जिंक से ये पूछा गया था, चार उसमें आपको तत्व का नाम दे देगा, एलिमेंट का नाम पूछेगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, ना ही वो ठंडा पानी से वो रिएक्ट करता है, ना ही वो गर्म पानी से रिएक्ट करता है, इसीलिए तो इसका कोटिंग चढ़ाया जाता है, समझे, इसीलिए इसका कोटिंग चढ़ाया जाता है जिंक का, क्योंकि ना ये ठंडा पानी से रिएक्ट करता है, ना ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, ये सिर्फ रिएक्ट करता है भाप से या आपका जल वाष्प से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका जो जिंक है, ठीक है, जो जिंक है आपका, याद रखिएगा, जो जिंक है आपका, ना ही ये ठंडा पानी से रिएक्ट करेगा, ना ही ये गर्म पानी से रिएक्ट करेगा, ये करेगा तो करेगा किससे, जल वाष्प से करेगा, या आपका किससे करेगा, आपका जल वाष्प से, दैट मींस वाटर वेपर से करेगा, या आपका भाप, मतलब जो आपका स्टीम होता है, भाप जो होता है उससे करेगा, इसीलिए इसका प्लेटिंग चढ़ाया जाता है, ठीक है। और जिंक से हमेशा याद रखना, जिंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आया कि जिंक का जो एक अयस्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलामाइन, ठीक है, तो कैलामाइन जो है किसका ओर है, ये पूछा गया है। और जो दरोगा का एक पैटर्न देखा गया है कि ओर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ओर से क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, आप जल्दी से मुझे ये कमेंट कर देना कि जिंक का परमाणु संख्या कितना है। तो याद रखना इसका अयस्क, इसका ओर जो है आपका कैलामाइन है, ठीक है, याद रहेगा। तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा गया है जो आपको याद रखना है, जैसे कि आपका जंग रोधक आपको, ठीक है, आपको बनाने के लिए लोहा हो या स्टील में हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं, उसी तरह के एल्युमिनियम में क्या होता है, तो एल्युमिनियम में एनोडाइज्ड किया जाता है, एनोडाइज्ड। अब एनोडाइज क्या है इसमें हम अभी नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना कि एल्युमिनियम को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है, जंग रोधक प्रदान करने के लिए भी एनोडाइज किया जाता है एल्युमिनियम में, अच्छे से याद रखना। ऐसे एल्युमिनियम में ऐसे भी जंग नहीं लगता है जल्दी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं बताते जा रहा हूं। ये भी एक तो याद रखना कि एनोडाइज जो है, एनोडाइज एक प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, एक विद्युत प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, क्या एल्युमिनियम को मजबूती और प्रदान किया जाता है। और एल्युमिनियम में ऐसे भी जंग जल्दी नहीं लगता, क्यों, क्योंकि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। अब मैंने अगर ये लिख दिया तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है Al2O3 से। अब बोलोगे क्या पूछा गया, रेलवे का क्वेश्चन एकदम भरा हुआ है, क्या पूछा गया Al2O3 से, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने आज ही ना आपको पढ़ाया था कि जितने भी आपको जो मेटल ऑक्साइड है, जो धात्विक ऑक्साइड होता है, वो आपको क्षारीय नेचर शो करते हैं। जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड, वो बेसिक नेचर शो करते हैं, क्षारीय नेचर शो करते हैं। पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऐसे ही आपका जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा तो जो ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा, क्षारीय भी होगा और अम्लीय भी होगा, पूरा कनेक्टेड है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे मजेदार बात है क्या, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही जो मैं घुमा फिरा के इसी से, ठीक है, जंग से स्टार्ट किया था, ये सब चीज समझ में आया। अब इसको देखो, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लगने से क्या होता है, क्या होता है, जंग लगने से क्या हो जाता है कि उसमें भारी हो जाता है, जो भी आपका लोहा है वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। पर बीपीएससी ने वाला दिमाग लगा दिया, बीपीएससी वाला याद मत रखना, एक क्वेश्चन पर पूछा गया था कि जंग में जब लोहा लग जाता है तो लंबे समय के बाद क्या होगा। देखो, जंग में जब लोहा में जब जंग लग जाता है तो भारी हो जाता है, बट लंबे समय तक अगर उसमें छोड़ दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो फिर से झड़ के गिरने लगेगा तो हल्का हो जाता है। बट याद आपको ये रखना है कि जंग में, लोहा में अगर जंग लग जाता है तो वो भारी हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद आया, तो ये सब बेसिकली एक चीज था जो आपको यहां से याद रखना था। इसको हम लोग एक बार ओमिट कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ये बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, हमने यहाँ आपको समझा दिया। बाकी अगर कुछ छूटा भी होगा तो हम लोग आगे एक बार फिर कभी इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, द कलर ऑफ द आयरन, लोहे का जंग का रंग क्या होता है। देखिए, हमेशा याद रखना, थोड़ा इंग्लिश वर्ड याद करके, दो सेम क्वेश्चन आया है, यहाँ भी भूरा लिखा हुआ है, यहाँ भी भूरा लिखा हुआ है, पर यहाँ ग्रे लिखा हुआ है, यहाँ ब्राउन लिखा हुआ है। आप बोलो इसको क्या बोलोगे आप। हमेशा मैं बोलता हूँ थोड़ा इंग्लिश वर्ड का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हिंदी इंग्लिश में गलत हुआ तो प्रेफरेंस हमेशा इंग्लिश को ही दिया जाएगा, ठीक है। और आपके जो नए नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आप
अब मानो ना मानो बट करना हो ही रहा है ये चीज। तो रेड और ब्राउन आपको याद रखना है, ठीक है। द कलर ऑफ द आयरन रस्ट क्या होता है, आयरन का जो रस्ट होता है उसका कलर क्या होता है, तो आपका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। वही मैं करवा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट जो है किसका और है, सिल्वर नाइट जो है किसका, अयस्क। ये दैट मींस क्या हुआ, आपको अयस्क पढ़ना है, ठीक है, और आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सिल्वर नाइट है किसका, आपका और है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो और आपको पढ़ना है, अयस्क आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने इससे पहले आपको क्या करवाया, रिएक्शन, जितने भी आपके मेटल में बहुत सारे रिएक्शन में अभी आपको बताऊंगा, एक दिन इस पे हम और क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ हम लोग रिएक्शन का बात करेंगे ताकि मेटल नॉन मेटल में जितना रिएक्शन है खत्म ही हो जाए, ठीक है। उसके बाद सिल्वर नाइट किसके अयस्क है। देखिए तो ये जब क्वेश्चन आया था मैक्सिमम लोग ने इसको सिल्वर मारा था, ठीक है, पर जो कि गलत है। सिल्वर नाइट इसका आंसर नहीं होगा, इसका जो सही आंसर है ये है आपका गोल्ड। क्या है, गोल्ड। तो सिल्वर नाइट जो है बेसिकली किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है जो सिल्वर नाइट है बेसिकली आपका गोल्ड का अयस्क है। गोल्ड हम यहां लाते, क्या लाते, गोल्ड यहां। अब इससे देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं AU, ठीक है। पहला इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका याद रखना है इसका सिंबल, सिंबल सब लोग गलती करते हैं, इसका जो सिंबल है AU है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितना है गोल्ड का, तो 79। तीसरा इसका दो ऐसे अयस्क जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एक है आपका सिल्वर नाइट, सिल्वर नाइट, और दूसरा है आपका कैल्वराइट, 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 ठीक है। तो एक है आपका सिल्वर नाइट, एक है आपका कैल्वराइट, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्योर गोल्ड होता है, बोलते हैं इतना कैरेट का, 22 कैरेट का, ये कैरेट का, वो कैरेट का, ठीक है। तो जो कैरेट, जैसे कि आपका जॉब लगेगा, आप क्या बोलोगे, 24 कैरेट का हमको ये चाहिए, तो 24 कैरेट का क्या होता है, प्योर गोल्ड होता है। आपको ये चीज याद रखना है कि 24 कैरेट का क्या होता है, आपका प्योर गोल्ड होता है। क्या होता है, 24 कैरेट का आपका प्योर गोल्ड होता है। ये चीज याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। सिंबल क्या है, AU। एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या 79। इसका अयस्क और कौन सा है, तो सिल्वर नाइट एंड कैल्वराइट। इसमें जो प्योर गोल्ड होता है उसका कितना आपका कैरेट का होता है, 24 कैरेट। अब याद रखना हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल, मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी, अघार्त वर्तनीय जिसको बोला जाता है, ठीक है। अघार्त वर्तनीय, आई थिंक इंग्लिश में लंबा, हिंदी में तो लंबा चौड़ा नाम अघार्त वर्तनीय, और डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता, तो अघार्त वर्तनीय, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलिएबिलिटी का मतलब क्या, आघात वर्तनीय का मतलब क्या है। तो ये धातु का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछे गए ये सब। धातु का ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी मेटल को आप उसको हथौड़ा मार मार के एक चादर के फॉर्म में बना सकते हो, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी मेटल को, धातु को आप तार के फॉर्म में, तार का पतला का तार लंबा बना सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मतलब तार बना सकते हैं मेटल से, धातु से, ठीक है। और मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, इससे हम लोग चादर बना सकते हैं हथौड़ा मार मार के। तो आघात वर्तनीय, दैट मींस मेलिएबिलिटी, और डक्टिलिटी मतलब तन्यता। ये सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ये गोल्ड का ही होता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, गोल्ड एक ऐसा आपका तत्व है, बेसिकली एक ऐसा मेटल है जो मुक्त अवस्था में मिलता है, दैट मींस आपका फ्री स्टेट में मिलता है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आपको ये चीज याद रखना है, गोल्ड। उसके बाद है यहाँ सिल्वर। सिल्वर से याद रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया जल्दी से। सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या, तो आप बोलोगे 47, याद रहेगा पहला। दूसरा इसका एटॉमिक जो इसका जो लो, इसका जो अयस्क है, ठीक है, इट मींस इसका जो ओर है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो ओर होता है ये होता है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, याद रखना ये सब, अर्जेंटाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो सिल्वर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सिंबल क्या होता है, तो AG। परमाणु संख्या कितना है, 47। और याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा कि जितने भी धातु है, जितने भी मेटल है, उसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मतलब जितने भी आपके धातु है उसमें जो आपका बेस्ट धातु कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युतता को पास करने के लिए बेस्ट कौन सा है, तो वो है आपका सिल्वर। उसके बाद है कॉपर, पर बेस्ट कौन सा है, तो वो है आपका सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चालकता के लिए, विद्युत चालकता के लिए जो सबसे अच्छा अगर कोई धातु है तो वो है सिल्वर। बट इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसमें 2-3 प्रॉब्लम होता है। पहला, इसमें झुकाव हो जाए, जैसे गर्म होता है तो झुक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग, क्या होता है, झुक जाएगा, ऐसा झुक जाएगा। दूसरा, ये बहुत महंगा है, इसको चोरी कर लेंगे, ठीक है।
तो ये भी चीज आपको याद रखना। और एक याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था सिल्वर से ही, ठीक है, कि सिल्वर जो होता है बेसिकली क्या होता है आपका काला पड़ जाता है। देखिए समय के साथ सिल्वर जो क्या होता है काला पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीपीसीएस में, सिल्वर सल्फाइड के कारण। किसके लिए? सिल्वर सल्फाइड के कारण। ये चीज आपको याद रखना है, सिल्वर सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। तो सिल्वर से कम इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये गोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं मार्करी, एक ऐसा मेटल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्करी। मार्करी जिसको हम लोग बोलते हैं पारा। सबसे पहले याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको क्विक सिल्वर बोला जाता है? क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर क्या बोलोगे, किसको क्विक सिल्वर बोला जाता है? तो आपको इसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो बोला जाएगा, लिखा होगा हिंदी इंग्लिश में यही लिखा रहेगा कि क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बोलोगे मार्करी को क्विक सिल्वर के नाम से। दूसरा आपको पूछा जाएगा इसका जो आपका सिंबल है, सिंबल ये क्या है, तो Hg है। इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 80 है, ठीक है, याद रहेगा। और जो मार्करी है इससे कौन सा एक बीमारी होता है जो हमेशा पेपर में आपका छपता है, मिनी माता, मिनी माता, मिनी माता। तो मिनी माता जो है आपका पारा से होता है, मतलब मिनी माता जो है आपका मार्करी से होता है। ये चीज आपको समझ में आया? तो ये है आपका मार्करी। और याद रखिएगा मार्करी एक ऐसा धातु है, क्या है? मार्करी एक ऐसा धातु है, सिर्फ एक मेनली जो जितने भी आपके धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर जो है हमारा, रूम टेम्परेचर में ठोस होता है, बट यही एक ऐसा धातु है जो क्या है, लिक्विड है, तरल अवस्था में होता है आपका रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है? रूम अवस्था में, ठीक है, क्या होता है आपका, ये होता है। और ये चीज आपको समझ में आए, क्विक सिल्वर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 80 होता है, सिंबल Hg होता है, मिनी मात्रा इससे डिजीज होता है, और इसमें लिक्विड रहता है। एक ही ऐसा धातु है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वो है मार्करी। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऐसा धातु है जो एमलगम बनाता है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एमलगम क्या होता है, तो एमलगम बनाता है, तो आपको याद रखना है एमलगम। एमलगम कौन बनाता है, तो याद रखिएगा कोई भी दूसरा एक तत्व मार्करी के साथ में मिलकर एमलगम बनाता है। तो एमलगम कौन बनाता है, तो मार्करी का जो यौगिक होता है वो एमलगम बनाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये है एल्यूमिनियम। तो चलिए ये क्या है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे, सेम क्वेश्चन है कि कौन सा आधातु कौन सा कमरे के तापमान पर तरल में रहता है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पढ़ के क्या बोला है यहाँ, क्या बोला जल्दी से ऑप्शन, मार्करी, ब्रोमीन, सोडियम, पोटासियम, गैलियम एंड आयोडीन, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा अधातु है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है आपका, क्या रहता है आपका तरल अवस्था में। बट याद रखना यहाँ नॉन मेटल बोला है, अधातु बोला है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन। क्या मैंने बोला, ब्रोमीन। ब्रोमीन को अगर मैं लिखूं तो इसका सिंबल क्या है, Br। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 35, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना ब्रोमीन क्या है, तो ये एक क्या है, हेलोजन है। क्या है, हेलोजन। हेलोजन कितने वर्ग में आता है, कितने ग्रुप में आता है, तो सबसे पहले तो याद रखना ये एक हेलोजन है, पूछा गया, ठीक है, हेलोजन है। मैं बताऊंगा किस टाइप से इसके क्वेश्चंस फॉर्म किए गए थे। हेलोजन है, कौन से ग्रुप में है, 17 नंबर के ग्रुप में। क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा ऐसा, ठीक है, हेलोजन है जो पीरा राहक का काम भी करता है, दैट मींस एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज होता है। तो याद रखिएगा जो ब्रोमीन है ये एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज होता है पीरा राहक के लिए, ठीक है। तो एनाल्जेसिक के रूप में भी ये यूज होता है, ठीक है। ये कौन सा है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, हेलोजन में आता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। ये जो आपको, इसको हम लोग पीरा राहक, दैट मींस इंग्लिश में बोलेंगे तो एनाल्जेसिक। फिर से बोलता हूं, जहां जहां वर्ड बोलूं ना, एनाल्जेसिक, एंटीपाइरेटिक, पेपर उठाए हो डायरेक्टली ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। पीरा राहक तो समझ जाएगा, ठीक है। एंटीपाइरेटिक क्या होता है, लिखा। एंटीपाइरेटिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, ये सब समझना है। तो एनाल्जेसिक जिससे आपका दर्द कम होता है बॉडी में, तो एनाल्जेसिक के रूप में यूज करता है। और ये एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा आधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है, एक ऐसा आधातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये ब्रोमीन है और हल्का ये लाल कलर का ये होता है, ठीक है। तो इसका ये सही है। बाकी मार्करी क्या होता है ऐसा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और मार्करी क्या होगा, तो मार्करी क्या होगा, मैंने अभी समझाया। मार्करी जो है बेसिकली मैंने अभी समझा दें मार्करी के बारे में। उसके बाद यहां देखोगे तो ये है सोडियम एंड पोटासियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जिसको किरासन में रखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सोडियम और जो पोटासियम है इसको हम लोग हमेशा किरोसन में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली क्रियाशील होते हैं, मतलब तुरंत रिएक्ट हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन से, बाहर हवा में, पानी से भी रिएक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसको हमेशा किस में रखा जाता है,
ठीक है, किसमें रखा जाता है, तो इसको हमेशा किरासन में रखा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसको किरासन में रखा जाता है, तो पहला ग्रुप जो होता है किस ग्रुप से है, जल्दी बोलो, याद करो, मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो पहला वाला ग्रुप याद रखना, पहला वाला वर्ड कौन सा था, क्षारीय, एल्केली मेटल, एल्केली मेटल। तो सबसे पहले याद रखना किस ग्रुप से है, एल्केली मेटल। ये सब आप जब एग्जाम में जाओगे ना तब समझ में आएगा कि सर पढ़ा क्या रहे थे। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेंस का पेपर देखना, एक क्वेश्चन सिर्फ बाहर गया था, ठीक है, इस बार भी यही रहेगा। एल्केली मेटल क्या है, एल्केली मेटल। दूसरा, इसको क्या होता है, किरासन में रखा जाता है, किरोसन में, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम एंड पोटासियम। और एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो उसमें आप सोडियम लिख सकते हो, पोटासियम एंड लिथियम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपका देख लेना पेपर उठा के, ठीक है। तो सोडियम पोटासियम, ये आई थिंक दरोगा में बहुत, ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया, सोडियम पोटासियम और लिथियम, ठीक है, ऐसा है जिसको आप चाकू से काट सकते हो, अच्छे से याद रखना। और यहाँ है आपका गैलियम। गैलियम से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो गैलियम से ये पूछा गया था कि ऐसे तो धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में होता है, किसको छोड़ के, आपको मरकरी को छोड़ के, पारा को छोड़ के, बट ऐसा धातु जिसको अगर हम लोग हथेली पे रखें तो हथेली पे रखने से वो गल जाएगा, हथेली का गर्माहट से। तो आपको याद रखना है गल से गैलियम। गैलियम एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा आपका धातु है, ठीक है, मेटल है जिसको अगर हथेली पे रखेंगे तो गल जाएगा, तो याद रखिएगा वो है आपका गैलियम, ठीक है। आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है, आयोडीन बहुत बार, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर बोलो, ये भी किस में आता है, तो हैलोजन में आता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 53, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन बनता है, तो देखिए जितने भी आपके अधातु है वो चमकीले नहीं होते। चमकीला होना किसका प्रॉपर्टी है, आपका धातु का, बट एक ऐसा अधातु जो चमकीला है, एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते इसी टाइप के क्वेश्चन, तो याद रखिएगा वो है आपका आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी इन द लास्ट सेल ऑफ मेटल। इलेक्ट्रॉन की संख्या धातु के अंतिम कोष में नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, जो धातु का अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हो, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, तो इसमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, जो आपका जो लास्ट सेल होगा, ठीक है, जो लास्ट सेल होगा आपका किसका, किसी भी धातु का जो लास्ट सेल होगा, जो लास्ट वाला कक्ष होगा, उसके लिए ये जो है वैलिड नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आप उठा के देखना, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, तो ये आप ध्यान से देखो, ठीक है, कि हमने आपको पढ़ाया कि जो भी धातु होगा, जो भी आपका मेटल होगा, उसका जो बाहरी कक्ष है, जो लास्ट वाला सेल है, जिसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं, बाहरी कक्ष जो होता है उसमें क्या होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ध्यान से समझना, जो चीज मैं यहाँ समझाऊंगा यही से क्वेश्चन आपके फॉर्म हो गए। सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, जो भी आपका धातु होगा उसका जो बाहरी कक्ष होगा, क्या होगा, उसका जो बाहरी कक्ष होगा, जो बाहर वाला जो सेल होगा, उसमें क्या होगा, 1 2 3 इतना ही आपका, इससे ज्यादा आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 उसके बाहर वाले सेल में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन मेटल्स में आने लगे। अब कैसे, देखो वो मैं लिख के बताता हूं, उसे जितने क्वेश्चंस पूछे गए उसके बाद वो समझाता हूं। जैसे कि मैं सोडियम लिखता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है। सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक, और ये मैं मानता हूं न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक सेल बनाता हूं, ये दूसरा सेल बनाता हूं, ये तीसरा सेल बना। तो सबसे पहले में कितना जाएगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, तो 2 जाएगा। दूसरे में कितना जाएगा, 8 जाएगा। तो 8 9 10 बचा कितना लास्ट वाला में, 1। अब ये 1 अगर लास्ट वाला में हमारा 8 आ जाता तो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि लास्ट में 8 आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, ना वो किसी को देगा ना वो किसी के लेगा, एकदम स्टेबल रहेगा। अब यहाँ आ गया है 1, अब ये तो स्टेबल है नहीं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेटल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, और क्या हो जाएगा, वो खुद स्टेबल हो जाएगा। तो ये 1 जो है ये किसी को दे देगा, और इसीलिए क्या होता है, जितने भी आपके मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, मतलब विद्युत धनात्मकता नेचर शो करते हैं। दैट मींस अगर सोडियम है तो ये क्या करेगा, ये Na+ बनाएगा, Na+ बनाएगा। ये क्या करेगा, प्लस मतलब 1 प्लस मतलब क्या होता है, 1 किसी को दे दिया। अभी कैसे दे दिया मैं वो भी समझाता हूं, ठीक है। Na+ 1 दे दिया, ठीक है, और ये क्या बन गया, Na+ बन गया, Na से Na+। Na+ मतलब क्या होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका 10 होगा। 10 मतलब पहले में 2 जाएगा, दूसरे में आपका 8 जाएगा। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। समझ के रखना, ठीक है। अब यही टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो 2 और 8 हो गया, तो क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब ये 1 किसको देगा, तो जैसे कि देखो, अगर मैं यहां सोडियम लिखता हूं और यहां मैं क्लोरीन लिखता हूं, क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल
गैस है, ठीक है। और क्लोरीन जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है, उसमें यही गैस आपका निकलता है। अब क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर देखोगे है इसका 17, तो पहले में कितना जाएगा 2 जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा 8 जाएगा, बचा कितना 7। अब देखो इसमें कितना बच गया, ये 7 बच गया, ठीक है। अब ये तो इसको क्या, अगर लास्ट में कितना चाहिए था 8 चाहिए था, अगर वो 8 रहता तो स्टेबल हो जाता, आराम से रहता, बट इसको कितना है 7 है, मतलब इसके एक और चाहिए। तो इसको ये क्या करेगा, 7 किसी को देगा नहीं, अरे 7 किसी को देने से अच्छा एक किसी से ले लो, तो ये क्या करेगा किसी से एक ले लेगा। इसीलिए जो क्लोरीन जो होता है ये क्या बनता है Cl- का आपका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करता है। जब ये आयन बनाएगा तो क्या बनाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या करेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो आपका धातु होगा क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब भी आयन का कंसेप्ट आएगा तो जो नॉन मेटल है वो क्या बनाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मकता नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन शो करेगा। और जो आपका धातु है, जो आपका मेटल है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगा, विद्युत धनात्मकता बनाएगा, जैसे कि आपका सोडियम। अब देखो ये Na+ है, ये Na+Cl क्या बनाएगा NaCl, जो कि आपका नमक है। अब ये बनेगा कैसे, देखो इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा इसको दे देगा, ठीक है। इसको जैसे ये दे देगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका ये कंप्लीट हो जाएगा और ये भी आपका स्टेबल हो जाएगा और वो NaCl बना लेगा, ठीक है। समझ में आया, ये सबसे आपको पूछा जाएगा कंसेप्ट बेस से। तो याद रखना है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ 1 2 है, ये हो सकता है, 1 2 है, यहाँ 1 और 2 है, ये भी हो सकता है, 3 और 1 है, ये भी हो सकता है, पर 6 और 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से अगर ज्यादा जाएंगे तो वहां देने का बात नहीं आएगा, फिर वहां क्या हो जाएगा लेने का बात आ जाएगा या शेयरिंग का। जैसे 4 होगा तो 4 में 4 अगर मान लो बाहर में आ जाता है तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो शेयर का बात आ जाएगा। और शेयर जब करेगा तो फिर से क्या हो जाएगा वो कोवालेंट बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है, सहसंयोजी बंधन में आ जाएगा, फिर वहां मेटल का कंसेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आए, तो क्या होगा 1 2 और 3 हो जाएगा। ये चीज बाहर वाला में क्या होगा 1 2 3, कोई भी मेटल लो, ठीक है। मैं एक और मेटल लेके आपको समझा देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज मत करो कि हमेशा 1 2 3 ही आएगा। आप मान लो आप किसको मैं लूं बताओ, एल्यूमिनियम का ले लूं, एल्यूमिनियम देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, 13 होता है, 13 होता है। अब देखो ये मैंने न्यूक्लियस यहां ड्रॉ किया, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, ठीक है। पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। पहला में क्या जाएगा 2 जाएगा, दूसरा में क्या जाएगा 8 जाएगा, बचा कितना 8 9 10, बचेगा कितना 3, देखो 3 बचा, आइदर 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 ही बचेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। देखो बेहतरीन चीज मैंने समझा दिया है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि हर एक चीज इसी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाए, बस आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कभी बोलते नहीं है, बट प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट उन तक तो जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, अपना प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा, आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है और मुझे पता है कि बहुत जल्द आप इसे और आगे लेके जाओगे। जय हिंद।